जो भी है, ये देखो मान लो एक दूसरा फाइल करते हैं या ओपन है, यहाँ पे क्या है SRC है और टेस्ट है। अक्सर ये न्यू फोल्डर 2 है, मतलब कहाँ है ये, इसी के अंदर है इनका। ये क्या है प्रोजेक्ट खाली है, बगल में क्या है SRC है, उसके बगल में क्या है टेस्ट है। तो यार देखो ये सही स्ट्रक्चर नहीं है, ये सही स्ट्रक्चर नहीं है। जनरली अगर हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना हो तो पहले तो न्यू फोल्डर में नाम कुछ रखते हैं। चलो अच्छा राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं, एक क्या करते हैं फोल्डर बनाते हैं। सपोज करो लिख देते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। सपोज करो प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख दो, मान लो रख दिया क्या एक्सपर्ट। अब ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है मान लो, अपना तुम्हें ओपन करना है तो क्या करोगे, फाइल में जाओगे और क्या है इसमें ऑप्शन ओपन फोल्डर, क्लिक करोगे, एक्सपर्ट व्यू जो फोल्डर है इसको सेलेक्ट करोगे, ये बंद होगा और नया प्रोजेक्ट क्या होगा ओपन हो गया। इसका नाम क्या है, ये वेलकम है, चाहे यहाँ से बंद कर दो या चाहे जहाँ से। ये एक्सपर्ट व्यू तुम्हारा क्या है प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर तुम एक नया फोल्डर बनाओगे कोड लिखने के लिए। अक्सर ये लोगों की एक स्टैंडर्ड है, वैसे तो हम लोग सीधे कोड लिख रहे थे, लेकिन तुमको दिखेगा दुनिया में लोग जहाँ कोड कर रहे हैं सबसे पहले एक अपने प्रोजेक्ट में फोल्डर बनाते हैं क्या SRC, और फिर ये देखो ये फोल्डर के लिए है, ये फाइल के लिए, फिर इसके बाद एक बना लेते हैं क्या इसमें फाइल का नाम जो भी रखना हो सपोज करो क्या रखें, जैसे सपोज करो जैसे हाँ चलो ये है कोचिंग .js, कुछ भी नाम रख सकते हो जिस पर्पज से बना रहे हो, और यहाँ पे अब तुम कोड कर सकते हो। अब यहाँ पे कोड क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हें पता है भाई वेरिएबल बना सकते हो, फंक्शन बना सकते हो, है ना, और क्या बना सकते हो, एक चीज और तुम लोग देखे अब कि ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। जैसे देखो फिर से कल बताए ही थे, जैसे लिखे हम लेट x बराबर 100, ये लिख सकते हैं। लेट मान लो y इक्वल टू लिख दें इस तरह से, लेट z इक्वल टू लिख दें लेट a इक्वल टू लिख दें, मतलब ऐसे ही रखते हो ना तुम, वेरिएबल बनाते हो और वेरिएबल में क्या वैल्यू है, वेरिएबल है वैल्यू है। अगर x कहीं भी यूज करोगे, चाहे प्रिंट करो चाहे जो करो, x इस्तेमाल करोगे तो क्या पाओगे, हाँ वैल्यू क्या पाओगे 100, भाई उसके पास 100 है तो क्या पाओगे 100। y जब यूज करोगे तो दशमलव वाली वैल्यू पाओगे, z करोगे तो नाम पाओगे, a यूज करोगे तो क्या पाओगे ट्रू पाओगे। देखो ये अलग अलग तरह है, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट वाले नंबर, इसे क्या बोलते हैं नंबर। इस टाइप की वैल्यू को भी बोलते हैं क्या नंबर ही, कोई अलग नहीं बोलते। इसको बोलते हैं क्या स्ट्रिंग, और इसे बोलते हैं क्या बूलियन। ये क्या है वैल्यू है जो किसी वेरिएबल पे रखी जा सकती है। वेरिएबल मॉड्यूल का भी हो सकता है, वेरिएबल फंक्शन का भी हो सकता है। ये बात सिंपल है, ये समझ में आती है। लेकिन अब अगर x यूज करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें 100, उसके पास 100 है 100 मिलेगा, और बहुत कुछ तो नहीं मिल जाएगा ना। ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल में आपने क्या रखी है वैल्यू। अब एक चीज एक समझो, सबसे बड़ी बात जावास्क्रिप्ट में एक कंसेप्ट और जिसको बोलते हैं क्या ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं क्या ऑब्जेक्ट। और इस कंसेप्ट की सबसे अच्छी बात क्या है, देखो है बड़ी बेसिक सी बात है, ठीक है।
ये जो कंसेप्ट है इसमें ये है कि ऑब्जेक्ट, हेलो, हाँ हाँ, उसको फोन करके पूछ लेना दोस्त, हम उससे बोल दिए, उसकी मीटिंग ले रहे हैं, हाँ हाँ उसकी मीटिंग ले रहे हैं कि वो करेगा, उससे बात करो। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है। और ऑब्जेक्ट के पास क्या हो सकते हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू। जैसे कुछ भी हो, जैसे मान लो एक प्रॉपर्टी है नेम, वैल्यू है कुछ भी, है ना, विथ कॉमा। दूसरी प्रॉपर्टी है मान लो एज, कोलन, सॉरी कॉमा, इस तरह से। तो मतलब देख रहे हो, ध्यान से समझो, ये दो चीजें हैं ना, ये कितनी चीजें हैं, दो, नेम और एज। लेकिन ये दो चीजें हैं कहाँ, इसके अंदर। अगर जब तुम इसको यूज करोगे, इसको तुम कहोगे सर कि क्या बहुत कुछ लिखा है, या कुछ लिखा तो नहीं है, सीधे सिर्फ क्या लगाए हो, ब्रैकेट लगाए हो। अरे ब्रैकेट ही पहचान है जावास्क्रिप्ट में किसकी, ऑब्जेक्ट की। अब देखो यहीं से सब खेल शुरू हुआ। अगर तुम इसको यूज करोगे, इस ऑब्जेक्ट को, तो तुम फिर नेम भी यूज कर सकते हो, और क्या यूज कर सकते हो, एज भी। अब जैसे नेम है, एज है, मान लो सिटी है, फिर जैसे मान लो क्या है, प्रोफेशन है, सपोज करो इस तरह से, है ना। ये क्या है, अब बताओ यहाँ कितनी वैल्यू है, कितनी चीजें, चार। अरे अच्छा ये बताओ, वेरिएबल के पास भी क्या होती है, वैल्यू। हाँ वैल्यू ही होती है ना। और प्रॉपर्टी के पास क्या होता है, वैल्यू ही होती है। सारा खेल तो क्या है, संभालना तो आखिर किसको है, वैल्यू को ही ना। संभालना तो आखिर किसको है, वैल्यू को ही। तो भाई अब देखो सबसे बड़ी चीज ये कि ये एक जो पूरा है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जो पूरा है ये ऑब्जेक्ट है। अगर तुम इसको यूज करते हो, तुम तब नेम लिखोगे तो ये मिलेगा, एज लिखोगे तो 45 मिलेगा, सिटी लिखोगे तो क्या मिलेगा, जौनपुर मिलेगा, प्रोफेशन लिखोगे तो क्या मिलेगा, आईटी मिलेगा। मतलब देखो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ढेर सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, ढेर सारी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और ध्यान से एक चीज देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये भी सबसे कमाल की बात यही है कि ये ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल के ऊपर रखा जा सकता है। मान लो वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा, ये देखो सब लोग ध्यान से देखो, के भी एक, अब देखो फिर सब ये भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल, लेकिन एक्स यूज करोगे तो क्या पाओगे, 100। लेकिन अगर के यूज करोगे तब देखो, जैसे के, अब ये जो के है, के अगर तुम्हारे पास के है, एक्स है, तो ज्यादा से ज्यादा 100 पा सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर के है तुम्हारे पास, तो के अगर डॉट करोगे तो एज भी पा सकते हो, सिटी भी पा सकते हो, नेम भी, और क्या, प्रोफेशन। जैसे वैल्यू स्टोर होती है वेरिएबल पे, वैसे ही ऑब्जेक्ट भी स्टोर होते हैं कहाँ, वेरिएबल। और जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी होंगी और क्या होंगी, वैल्यू से, है ना। और सबसे एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात, एक चीज और भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे तुम फंक्शन नहीं बनाते थे, वैसे ही फंक्शन भी हो सकते हैं। फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन का मतलब देखो, फंक्शन लिखते थे, नाम लिखते थे, ब्रैकेट लगाते थे, करली ब्रैकेट ऐसे ना। लेकिन बस तुम्हें फंक्शन नहीं लिखना, तुम्हें फंक्शन नहीं लिखना है। अब जैसे अगर हम यहाँ लिख दें, मान लो नेम, एज, सिटी, प्रोफेशन, और मान लो प्रोफेशन आईटी, तो फिर जिसे लिख देते हैं, उसका काम क्या है, एक ये बना दी, ये क्या है बताओ, ये देखो, ये फंक्शन जैसा ही तो है। ऐसे तो फंक्शन बनता था कि भाई नाम दे देते थे, ब्रैकेट लगा के, करली ब्रैकेट के अंदर यही लिखा करते थे क्या, तो ढेर सारा लिखते थे क्या यहाँ पे, तो
यही तो फंक्शन था ना यार। तो बस वैसी ही चीज, फंक्शन जैसी ही चीज समझो कहाँ बनाई जा सकती है, ऑब्जेक्ट के अंदर। और इसी को बोला जाएगा जो ऑब्जेक्ट, इसी जब कोई फंक्शन जैसी चीज कहाँ दिखती है, ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसी को बोलते हैं क्या, मेथड। लोग कहेंगे कोडिंग क्या है, डू कोडिंग क्या है, डू कोडिंग एक क्या है, डू कोडिंग एक हाँ, डू कोडिंग एक क्या है, मेथड। इसके अंदर क्या कर सकते हो भाई, कोड लिख सकते हो। जैसे लिखे लेट पी, अरे जैसे फंक्शन में कोड नहीं लिखते थे, जैसे लेट पी बराबर 500 और लेट टी इक्वल्स टू कुछ भी डेव, है ना, लेट सी इक्वल्स टू पी प्लस टी। यार लो दिख रहा है ना, अब यहाँ क्या दिख रहा है, ये पूरा लाइन नंबर 9 से लेकर लाइन नंबर 20 तक जो बना है उसे क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के पास चार क्या है, प्रॉपर्टी, चार वैल्यू और एक मेथड। हमारी बात समझ में। और मेथड के अंदर क्या होगा, कोड। जैसे ये लिखा है लेट पी बराबर 500, लेट टी बराबर लेट, तो सी बराबर क्या आएगा, पी प्लस टी। कॉल कैसे करोगे, देखो कैसे यूज करोगे। अब बताओ, असली चीज दिख रहा है ना, असली चीज तो कौन है ये, मतलब ये, हाँ नहीं, असली चीज तो है ये ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट किसके पास है, ए के पास। समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्ट किसके पास है, ए के पास। जैसे तुम्हारे लिए है कोई चीज, तुम्हें कोई चीज चाहिए, है ना, तुम्हें जरूरत किसकी है, इस चीज की, लेकिन ये चीज किसके पास है, के पास। तो ऐसा थोड़ी ना बुलाओगे ए को, के की वैल्यू, के की चीज मिलेगी नहीं ना। अब लिखे, हाँ आगे जरा नीचे देखना, अब लिखते हो के डॉट। अब देखो 5 चीजें आ रही, वो 4 प्रॉपर्टी, ए सिटी नेम लोकेशन और कोडिंग नाम का एक मेथड। अब कलर में लोगों ने थोड़ा अलग कर रखा है, जो मेथड है वो थोड़ा बैंगनी कलर का है, वायलेट कलर का, और प्लस जो ये है और वो है वो थोड़े किस कलर के हैं, थोड़े व्हाइट कलर के भी हैं, और वो सॉरी थोड़े ब्लू टाइप का टाइप है ना। और जरा अच्छा कॉल करके देखें, डू कोडिंग, डू कोडिंग कॉल कर दिए। जरा एकदम पूरा पहले कोड देखते हैं शुरू से, क्या क्या लिखे हैं आपके कोड में। क्या होगा भाई, अगर मान लो हम यहाँ रन कर दिए, तो अगर अभी यहाँ से आए और क्या कर दिए, रन कर दिए, तो क्या होगा, सबसे पहले लाइन नंबर 1 चलेगी, खाली है, फिर क्या चलेगा, 2 चलेगा, तो मॉड्यूल लेवल में एक वेरिएबल बनेगा x, जिसमें वैल्यू जाएगी क्या 100, फिर y में जाएगी क्या 545.67, z में जाएगी क्या राहुल, a में जाएगा क्या ट्रू। इसके बाद फिर लेट पढ़ेगा क्या के। अब के वेरिएबल में ये 100 200 500 नहीं रखेगा, क्या रखेगा, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर नेम की वैल्यू है क्या, खाली सपोज करो नेम की वैल्यू क्या है राहुल, एज की वैल्यू क्या है 45, सिटी की वैल्यू क्या है जौनपुर, प्रोफेशन की वैल्यू क्या है आईटी, और फिर क्या है मेथड की वैल्यू क्या है डू कोडिंग। ध्यान से देखो, डू कोडिंग। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया कहाँ, के नाम, अभी कुछ चला वाला नहीं है, कहाँ पे, के नाम के वेरिएबल पे। तो के पास क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसके पास क्या है 4 प्रॉपर्टी, 4 वैल्यू और एक मेथड। अब जैसे ही लाइन चलेगी क्या, लाइन नंबर 22, तो के डॉट क्या पढ़ेगा, डू कोडिंग पढ़ेगा ना, तो जाएगा इस डू कोडिंग नाम के मेथड को चलाए। जब ये चलेगा तो P बराबर क्या आएगा 500, T बराबर क्या आएगा डेव, तो P प्लस टी मतलब 500 प्लस डेव क्या हो जाएगा 500 डेव, और ये किस पे आएगा C पे। और मान लो यहाँ प्रिंट करा दे कंसोल डॉट
के देखें। तो यार ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि तुमको अब से रोज यही नया मिलेगा। क्या ऑब्जेक्ट 500 डेव ना चला कि नहीं, इस तरह से कैसे चला ये देख, समझ में आ रहा? ये देखो, तो ये कैसे चला समझ में आया ना? तो देखो के पास एक मेथड भी है और 5 4 क्या है, प्रॉपर्टी भी है। प्रॉपर्टी भी प्रिंट करा सकता है, जैसे लिखे कंसोल डॉट प्रिंट कराना है तो क्या लिखा, लॉग, और लिखा फिर अंदर क्या, के डॉट, अगर लिख दे क्या, एज। चला के देखो अब, फिर क्या 40, देख रहे हो के इन लोगों से कहीं ज्यादा, के पास ज्यादा के जो वेरिएबल है, ऐसा नहीं, वेरिएबल दोनों एक ही हैं, एक ही जैसे हैं। मतलब क्या, दोनों वेरिएबल कैसे हैं, मॉड्यूल लेवल के ही है। दोनों वेरिएबल किसके हैं, मॉड्यूल लेवल के ही है। लेकिन एक वेरिएबल के पास वैल्यू है, एक वेरिएबल के पास क्या है, ऑब्जेक्ट। जिसके पास ऑब्जेक्ट है उससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और लेकिन जिसके पास वैल्यू है बस ज्यादा से ज्यादा उसकी वैल्यू क्या तुम है ले सकते हो। क्लियर है इतना कुछ? अच्छा एक चीज और देखते हैं। मान लो यहाँ पे है क्या है, डू कोडिंग है। मान लो, अच्छा बताओ, फंक्शन हो चाहे मेथड, एक कंसेप्ट तो होता है किसका, पैरामीटर का। मान लो यहीं पे डू कोडिंग में एक पैरामीटर है, जैसे कोड हमको भेजना है क्या, कोड लाइंस की, कितनी लाइन कोड की लिखी, कैसे करें बताओ? तो यही पैरामीटर बना देंगे ना। और अब यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो इसको भी क्या है, मतलब हमको यहाँ से ये इस मेथड में हमको ये बताना है कितने लाइन का कोड हम क्या किए, लिखे, तो हमको भेजना है। तो भाई एक जैसे देखो अब क्या होगा, जब डू कोडिंग कॉल करोगे अब तुमको क्या भेजना पड़ेगा, एक्चुअली तो इस फंक्शन के अंदर या इस मेथड के अंदर क्या चीज दिख रही है, ब्रैकेट में जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर ना। पैरामीटर होने का मतलब ये होता है कि जब इस मेथड को या फंक्शन को कॉल करेगा वो पैरामीटर भेजेगा, और हम क्या लिखना चाहते हैं, कितनी लाइन का कोड लिखे हैं। तो जैसे, और उसको हम चाहते हैं सी के साथ क्या कर दें। अब देखो इसको कॉल करो, तो यहाँ जैसे अगर हमने लिख दिए 200, जैसे 230, अब चलाओ, $500 230 आया कि नहीं आया, बोलो यार। ये कंसेप्ट ऐसा नहीं तुम्हारे लिए नया नहीं है ना, पहले भी तो फंक्शन में देखे थे। फंक्शन में तुम क्या बनाते थे, पैरामीटर ना। फंक्शन में क्या बनाया करते थे तुम, पैरामीटर, और पैरामीटर के पास क्या होती थी, वैल्यू। पैरामीटर के पास होती थी क्या, वैल्यू। तो एकदम परफेक्ट चल रहा है, इतना समझ में आ रहा है? तो अच्छा ये बताओ, ये जो सी है ये क्या है, वेरिएबल है। किसका वेरिएबल है, डू कोडिंग है सी। और तुमको पता ही है, कोई भी अगर वेरिएबल मेथड के अंदर बनाया गया है या फंक्शन के अंदर बनाया गया है तो फंक्शन या मेथड के अंदर यूज होगा, उसके बाहर यूज नहीं होगा। तो बताओ इस सी को हम यहाँ यूज कर सकते हैं, बताओ इस सी को, सी की वैल्यू हम यहाँ पा सकते हैं कहाँ पे, लाइन नंबर 20 पे, नहीं ना। लेकिन हाँ एक कंसेप्ट तुमको सिखाया गया है, बोलो मत क्या, अगर लिख दो रिटर्न सी, तो क्या मतलब होता है इसका, कि सी के पास जो भी वैल्यू है ये मेथड या फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। और रिटर्न करेगा तो जिसने कॉल किया है डू कोडिंग उसको रिटर्न मिल जाएगा। एकदम सेम ऐसे ही है ये कंसेप्ट पैरामीटर और रिटर्न का, कि तुम दुकान पे जाते हो, पैसा देते हो, नाम बताते हो, समझ रहे हो, और वो काम, भाई वो काम करता है, उसके बाद रिटर्न में ले आके सामान तुम्हें
दे देता। एक ध्यान दिए हो, 5 लोग सामान खरीद रहे हो तो तुम्हारा सामान तुम्हें देगा और दूसरे का सामान मतलब जो कॉल किया है उसी को रिटर्न मिलेगा। ऐसा तो नहीं होता कि दुकान पे गए सामान लिए, मान लो पैसा दिए, मतलब क्या दिए, पैरामीटर। वो जाके क्या किया, वो बंदा जाने के जाके वहां पे अंदर वो अपना सामान ढूंढ के निकाला, वो क्या है समझ लो, मेथड है, स्टेप्स है, और वो करके भी सामान ले आया। सामान क्या करता है, देता है ना किसे, जी हाँ भाई, जिसने फंक्शन कॉल किया, जिसने पैरामीटर। तो भैया कॉल कौन कर रहा है, लाइन नंबर 21 पे डू कोडिंग नाम का मेथड क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है ना, तो इसी को मिलेगा क्या, रिटर्न। और रिटर्न लेने वाला एक वेरिएबल में रिटर्न लेगा और वेरिएबल का नाम वो कुछ भी रख सकता है। मान लो वेरिएबल का नाम रख देता है वो क्या, एम, तो बस वो एक चीज लिखेगा क्या, लेट। एक काम करते हैं, चाहो तो ये प्रिंट हटा देते हैं। अब बताओ, अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें क्या, कंसोल डॉट लॉग और लिखते हैं यहाँ पे क्या, एम, तो बताओ क्या प्रिंट होगा। अब सोचो क्या हो रहा है यहाँ पे इस मेथड के अंदर एक पैरामीटर भेजना है। ये मेथड क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न किसको मिलेगा, एम। तो बात समझ में आती है या नहीं, ये बताओ। ऐसा फंक्शन भी करते हैं ना यार, देखो फंक्शन मेथड बस बहुत अलग अलग नहीं है, फंक्शन मेथड दोनों एक जैसे हैं। बस यही है, जो फंक्शन कहाँ चले जाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर, उन्हीं को बोला जाने लगता है क्या, मेथड। मेथड के पास जैसे फंक्शन के पास नाम होता है, वैसे ही मेथड के पास नाम होता है। जैसे फंक्शन क्या करता है, पैरामीटर मांगता है, वैसे मेथड कई बार क्या मांगता है, पैरामीटर। ऐसा नहीं 1 2 3 4 कितने भी पैरामीटर, भाई तुम लोगों ने बनाए हैं ना फंक्शन, 2 पैरामीटर के 3 तो मेथड भी ऐसे हो सकते हैं, जो एक या 2 या 3 क्या पैरामीटर। मेथड में भी फंक्शन की तरह क्या होगा, कोड होगा, जो रिजल्ट आएगा चाहते हो बाहर ले, तो उसे क्या कर दो, रिटर्न कर दो। जो मेथड को कॉल करेगा उसको रिटर्न मिल जाएगा, अब उसका वो चाहे जो भी यूज कर सकता है। अब थोड़े ऑब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ है जो भी हो रहा है सब किससे मिल रहा है, के से, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसके पास है, के पास। क्लियर है ये। अच्छा, अब एक चीज और लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, ए लो, लिखा लिखा, मान लो लिखते हैं क्या, एस टी, लेट क्या लिखा, एस टी बराबर, इसमें क्या वेरिएबल में क्या रखते हैं, वैल्यू ना। अरे क्यों भूल रहे हो, ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते क्या, रख सकते हैं ना यार। तो लो, और यहाँ लिखते हैं, सपोज करो यहाँ लिखते हैं, मान लो ऐसे यहाँ लिख देते हैं क्या, मान लो सैलरी एक प्रॉपर्टी और कुछ उसकी वैल्यू, कॉमा, अब लिख देते हैं क्या, मान लो कंपनी, इस तरह से। अब बताओ ये क्या है यार, ये क्या है, देखो एक ऑब्जेक्ट के है और एक ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखो, एक ऑब्जेक्ट क्या है, के अंदर हो सकते हैं भाई, ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकते हैं कई मेथड और कई प्रॉपर्टी। इसके पास भी है 4 प्रॉपर्टी और एक मेथड, और मेथड के अंदर भी एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, एस टी, और इसके पास भी क्या है, ऑब्जेक्ट। इसकी वैल्यू क्या है, देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसके पास प्रॉपर्टी, इसके पास भी प्रॉपर्टी और वैल्यू है, सैलरी प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू कुछ है 6 7 जो भी है 6 7 8, और कंपनी है, कंपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, एचसी। तो सोचो देखो, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड हो सकते हैं, मेथड के अंदर एक नहीं कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जरा देखो भाई, क्या कोई नियम तोड़े,
हम पहले भी क्या बताए थे, एक वेरिएबल में ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जिसमें कई प्रॉपर्टी, कई वैल्यू और कई मेथड तुम लिख सकते हो। अब मेथड के अंदर भी तो आखिर वेरिएबल ही यूज करते हो। जैसे 100, 200, 500 डाल रहे हो तो क्या ऑब्जेक्ट नहीं डाल सकते? तुम कहोगे अरे सर कैसे डालें? यार इसके पहले नहीं डाले हो वेरिएबल पे। हम ये तो नहीं बोले थे ना कि मॉड्यूल वाले वेरिएबल पे ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, फंक्शन वाले पे नहीं डाल सकते, मेथड वाले पे नहीं डाल, ऐसा कुछ बोले थे? बस सिंपल एक बात बोले थे, किसी भी वेरिएबल पे कोई ऑब्जेक्ट डाला जा सकता है। देखो यहाँ क्या दिख रहा है बताओ, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है, मेथड के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है मेथड। लो लो भाई, ये ऑब्जेक्ट है और ये पूरा भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रही बात? ऐसा बताओ, ये बहुत क्या कुछ अलग लग रहा है? जैसे तुम लोगों ने देखा ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? वस्तु, सामान। जैसे ये फोन भी क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। फोन के अंदर भी हो सकता है, रैम भी क्या है, एक सामान ही तो है, तो वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। डिस्प्ले भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। कई ऑब्जेक्ट को मिलके एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना है। तो वैसे ही देखो ध्यान से कुछ, और ये ऑब्जेक्ट कैसा, ये ऑब्जेक्ट। अच्छा ये बताओ ध्यान से सब लोग देखो, एक मिनट, सब लोग इसको ध्यान से देखना है। ये फालतू ये हटा दें, क्या नीचे कर दें इन लोगों को? ये चलो रहने देते हैं। ये देखो सब लोग, हमको बस कितना बताओ, ये देखो सबको दिख रहा है? आप अच्छा एक काम करते हैं, सबको देखना है। अब जरा देखते, अच्छा ये बताओ यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो अच्छा ये बताओ, अभी ये बताओ यहाँ ऑब्जेक्ट बना है कि नहीं बना? ऑब्जेक्ट बन गया। पहली बात तो समझना, ऑब्जेक्ट लिखा है कि कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा तब जब तुम कोड चलाओगे तब। और कोड कैसे चलता है, एक एक लाइन पढ़ते हुए चलता है ना। तो सबसे पहले जब तुम चलाओगे तो सबसे पहले चलेगी क्या, लाइन नंबर 1, x बराबर क्या 100, फिर y बराबर क्या 545, फिर z बराबर a इक्वल टू क्या ट्रू, फिर बनेगा क्या लेट k। ध्यान से समझना, लेट k, और फिर ये पूरा ऑब्जेक्ट ये जो पीला वाला था ना, पीला ब्रैकेट यहाँ शुरू हुआ है, पीला ब्रैकेट यहाँ क्या हुआ है, खत्म हुआ है, ये है पूरा एक क्या ऑब्जेक्ट। अब एक बनेगा क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, प्रॉपर्टी क्या होगी, वैल्यू क्या आएगी, आप एज 45, सिटी, जॉब, प्रोफेशन, आईटी, और डू कोडिंग मेथड भी आ जाएगा। क्या ये मेथड चल जाएगा? बोलो मेथड चलेगा ये? जैसे हम कह रहे हैं, जब लाइन नंबर 5 देखो ध्यान से समझो, क्या लिखा, लेट ए बराबर, और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लिखा है, के में वेरिएबल में हम क्या डाल रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट। वेरिएबल में हम क्या डाल रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू होगा, नेम, एज, सिटी, प्रोफेशन, और क्या बुक, कोडिंग। तो बताओ क्या ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये मेथड चल जाएगा? तो बोलो। बिल्कुल, क्योंकि मेथड और फंक्शन ऐसी चीज होती है जो अपने आप चलती नहीं। ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके साथ नेम, एज, सिटी, प्रोफेशन आ जाएगा, और डू कोडिंग नाम का मेथड उसके साथ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ लग जाएगा। तो ये डू कोडिंग मेथड चलेगा नहीं। अगर डू कोडिंग मेथड नहीं चलेगा, ध्यान से समझना, डू कोडिंग मेथड अगर, अच्छा आगे कोड आगे बढ़ते हैं, क्या हमने डू कोडिंग मेथड को कॉल किया है आगे? नहीं किया है। तो भाई लाइन नंबर 5 खत्म हो गई, ऑब्जेक्ट आ गया।
नाम का मेथड चला और नहीं चला, आई कॉल नहीं किया तो चलेगा कहां से? तो अगर चला नहीं तो बताओ ये लाइन चलेगी? लाइन बच्चों तो नहीं चलेगी ना भाई, तो ये मेथड चला ही नहीं, इसके अंदर लाइन चलेगी नहीं, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये नहीं बनेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। बनेगा तब, अरे यार ये बताओ, अच्छा ऑब्जेक्ट देखो ध्यान से, एक चीज और देखते हैं, लो पहले सब लोग ये देखो ध्यान से, के में ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? हम बात नहीं कर रहे इसलिए आएगा भाई क्योंकि के जो है एक वेरिएबल है, किसमें है? मॉड्यूल में लिखा है, और जब चलाएंगे तो सबसे पहले क्या चलेगा? मॉड्यूल चलेगा। जब मॉड्यूल चलेगा भैया तो के वेरिएबल जब के बराबर पढ़ेगा तो पढ़ेगा, देखिए भैया ये तो शुरू हुए लाइन नंबर 2 से और खत्म हुए कहां? लाइन नंबर 20 से। ये तो पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जाएगा तुरंत ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रेडी करेगा। जब ऑब्जेक्ट रेडी करेगा तो ऑब्जेक्ट को क्या रखेगा? नेम, एज, सिटी, प्रोफेशन और डू कोडिंग, ये 5 चीज। लेकिन अभी चलाएगा नहीं तो ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन ये मेथड चला नहीं, और अगर ये मेथड नहीं चलेगा तो ये वाला ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। ये जो ऑब्जेक्ट यहां लिखा है एचपी नाम का, ये बनेगा तब नहीं ना। लेकिन अगर ठीक है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। और यहां तो क्या लिखा है? console.log m, m क्या है? शायद एक लाइन हमने हटा दी ना, हाँ तो ये देगा एरर, इसको हटाओ। तो बताओ यहाँ अगर हम इसको चलाएंगे तो कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? मतलब एक ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट बनना था वो बनेगा नहीं। ये कब बनेगा? लेकिन अगर कोई बंदा ऐसे करे, ये अगर हम मेथड कॉल करते हैं k डॉट डू कोडिंग, तब क्या होगा? वही उस ऑब्जेक्ट का ये मेथड चलेगा, कौन सा? डू कोडिंग। जब डू कोडिंग चलेगा तो p आएगा, t आएगा, c आएगा, ht आएगा। ht में क्या आएगा? ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के पास क्या पड़ा होगा? सैलरी, कंपनी, वर्क। भाई ऑब्जेक्ट है वो भी, तो उसके पास भी क्या होंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, चाहे अंदर हो चाहे बाहर, उसके पास क्या होगा? वही प्रॉपर्टी और वैल्यूज, और साथ में क्या? मेथड। इसके पास भी है 2 प्रॉपर्टी 2 वैल्यू, सॉरी 2 प्रॉपर्टी 2 वैल्यू, और एक क्या है इसके पास? मेथड। अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट किसके पास आएगा? बोलो। ht के पास। ऑब्जेक्ट किसके पास आएगा? ht के पास। लेकिन बताओ ht खुद क्या है? ना ht एक वेरिएबल है और उसके पास क्या आया? एक ऑब्जेक्ट। लेकिन तुमको पता है ना ht वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया गया है? मेथड के अंदर। तो जैसे ही मेथड से बाहर निकलोगे तो ht वेरिएबल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। ये सिखाया गया तुम लोगों को ना कि जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं, मेथड के अंदर जो भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनते हैं वो फंक्शन के अंदर यूज होते हैं। फंक्शन से बाहर ही जैसे कोड निकलता है वो वेरिएबल क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। इतना याद है सबको? तो मेरे भाई ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट किसके पास आएगा? ht के पास। लेकिन जब तुम ht को ही नहीं बाहर यूज कर पाओगे, ht ही जब खत्म हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट को बाहर यूज कर पाओगे? नहीं। लेकिन हाँ एक चीज और देखना, अगर हम लिख दें क्या? रिटर्न। अब बताओ क्या दिख रहा है तुमको? कि डू कोडिंग एक क्या है? ध्यान सुनो, दिख क्या रहा है? डू कोडिंग एक मेथड है जिसमें एक पैरामीटर है, जिसमें 4 लाइन का क्या लिखा है? 5 लाइन 7 लाइन का कोड लिखा है, जिसके अंदर एक वेरिएबल है ht नाम का, जिसके पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। वैसे तो ht खत्म हो जाता तो आप भाई ऑब्जेक्ट कैसे? अच्छा ये बताओ ये पूरा ऑब्जेक्ट कैसे पाओगे? k से पाओगे ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसके पास है? k के पास। यहाँ ऑब्जेक्ट किसके पास है? ht के पास। ये ऑब्जेक्ट भी। लेकिन जैसे ही तुमको पता है मेथड या फंक्शन से बाहर निकलता है, उसके अंदर के वेरिएबल क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो फिर इस ऑब्जेक्ट को तुम यूज नहीं कर पाओगे, ये ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन एक ट्रिक हम लोग जानते हैं क्या? रिटर्न। जब रिटर्न करोगे तो ht के पास जो ऑब्जेक्ट है वो खत्म नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होके किसके पास आएगा? m के पास। अब देखो, अच्छा m के पास क्या है बताओ पहले? ये
पास क्या है? हाँ रिटर्न वैल्यू है। देखो ध्यान से एम एक, देखो तुम कहोगे के ऑब्जेक्ट का जो मेथड है कौन सा? डू कोडिंग। ए का जो मेथड है, उस ऑब्जेक्ट का जो मेथड है डू कोडिंग, जब वो मेथड चलता है तो वो रिटर्न करता है क्या? एक ऑब्जेक्ट। हाँ एसटी रिटर्न कर रहा है ना, एसटी के पास क्या है? ऑब्जेक्ट। तो एम को क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। और ये दिखाते हैं तुमको, ऐसा करते हैं इसको, यहां लिख देते हैं सिर्फ क्या? एम। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। आया कि नहीं आया? सैलरी है, कंपनी है, और क्या है? वर्क नाम का एक फंक्शन है, वही मेथड है कि नहीं है? ध्यान से देखो। और एक चीज देखो, एक मिनट फिर से देखो ये ना। और अगर तुमको सिर्फ क्या निकालना है? कंपनी का नाम, तो क्या लिखोगे? देखो अच्छे, ये ऑब्जेक्ट किसके पास है? एसटी के पास। किसके पास है? एसटी में। लेकिन एसटी से जब रिटर्न हुआ तो किसके पास आया? एम के पास। तो अगर तुम लिखो यहां यार एम डॉट सेल, रन करो, आ गया कि नहीं आ गया? एम डॉट लिख दो क्या? कंपनी। तो देख रहे हो थोड़ा ऑब्जेक्ट ऐसे उलझे हुए भी हो सकते हैं ना, जैसे यहां दिख रहा है एक और ऐसा होगा यार, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर 10 ठो मेथड है, उन मेथड में 20 क्या बने हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट बने हैं, उन ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट बने हैं। ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है? तो ऐसा तुम्हारी दुनिया में नहीं है। छोटी छोटी कुछ मशीन है, वो मशीन चीजों से मिलकर बनी है, वो कुछ और चीजों से मिलकर बनी है कि नहीं है? लेकिन है तो सब अलग अलग क्या? ऑब्जेक्ट ही। ये पंखा भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट ही है, सामान है, चीज है ना? क्या एक पंखी ऑब्जेक्ट नहीं है? है। क्या अंदर मोटर ऑब्जेक्ट नहीं है? है। अंदर मोटर ऑब्जेक्ट नहीं है? अंदर कंडेंसर ऑब्जेक्ट नहीं है? वैसे ही कुछ ऐसा देखो, ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। और पहली बात तो तुम्हें ये दिमाग में थोड़ा सा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो। अभी तक वेरिएबल में सीधी साधी क्या रहती थी? वैल्यू रहती थी, तुमको सही लगता था। आज वेरिएबल में सीधी साधी वैल्यू नहीं है। आज वेरिएबल में ढेर सारी वैल्यू पॉसिबल है, ढेर सारे काम पॉसिबल हैं। किसके सहारे? ऑब्जेक्ट के सहारे। तो सबसे पहली बात ये है कि आगे तुमको रोज ऑब्जेक्ट ही नए नए मिलने वाले हैं। और लेकिन ऑब्जेक्ट मिले तो तुमको परेशान नहीं हुई यार। देखो ऑब्जेक्ट मिलेगा तभी तो कुछ कर पाओगे। आज सोचो एम इतना ताकतवर है कि एम से हम चाहें तो सैलरी भी निकाल सकते हैं, कंपनी भी निकाल सकते हैं, और वर्क नाम के अंदर अगर कोई कोड लिखा है उसको भी चलवा सकते हैं। लेकिन हम उसको पाएंगे किसको? इन लोग को पाए, एक्स को, वाई को, जेड को। क्या कर लेंगे इन लोग का? आप बताओ। इनके पास तो वैल्यू है बस, सिंपल सा है ना। यहाँ तो हम ऑब्जेक्ट में अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी पा सकते हैं। और आगे मिलने भी यही वाला है तुमको। हर चीज क्या मिलने वाली है? सिर्फ ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट रोज मिलेंगे तुमको, बिल्कुल। और वही मतलब अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है, वही तो मेन तुम्हारी क्या है? रिक्वायरमेंट है। अरे यार ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो बड़ा सही है ना। ऑब्जेक्ट में दो चीज होंगी, प्रॉपर्टी होंगी और मेथड। प्रॉपर्टी से जानकारी ले लेंगे और मेथड से काम करवा देंगे। मेथड से भाई, मेथड में क्या है? कोड है, कोड से हम क्या करवा सकते हैं? काम करवा सकते हैं, है कि नहीं? तो ये क्या है? प्रॉपर्टी और मेथड्स। और ये है भाई क्या? ऑब्जेक्ट। बस यही कंसेप्ट थोड़ा सा है आप लोगों को पकड़ना। आप देख रहे हो ना, रिटर्न भी हो सकता है क्या? ऑब्जेक्ट। पैरामीटर में भी भेजा जा सकता है क्या? ऑब्जेक्ट। हेलो, अच्छा दिखाएं। एक काम करते हैं, छोड़ो।
बताओ ये डू कोडिंग क्या मांग रहा है? पैरामीटर ना। और ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं। ये क्या है भाई? ऑब्जेक्ट। क्या है? इतना तो पहचान लो ना फट से। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसमें एक है लैंग्वेज और वैल्यू है मान लो क्या, JS, और मान लो क्या है एडिटर कोलन, और ये क्या है VS कोड और लाइंस है मान लो क्या। बताओ भाई ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। अब देखो जरा ध्यान से, अगर हम ये लिखते हैं तो क्या होगा? अब बोलो ध्यान से, देखो जब लाइन, ये लाइन रहेगी कौन सी? लाइन नंबर 25, तो क्या बनेगा? ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना। ऑब्जेक्ट के पास की प्रॉपर्टी और वैल्यू रहेगी। इसके बाद क्या चलेगा? के डॉट टू कोडिंग, पैरामीटर में क्या लिखा गया है? ओबी। तो बताओ ये जो ओबी के पास क्या है? ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? वो किसके पास पहुंचेगा? यार देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसको छोटा करते हैं। ये देखो दिख रहा है ना तुम लोगों को? अरे यार देखो थोड़ा सा, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा दो। एक बार दिमाग खुल जाए तो फिर क्या दिक्कत है? तो जरा ध्यान से फिर देखते हैं क्या होगा। शुरू से देखते हैं क्या होगा। फिलहाल हम चलाएंगे, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, फिर क्या चलेगा? लाइन नंबर 5 के में आएगा क्या? एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पास है ये मेथड, लेकिन चलेगा नहीं, क्योंकि मेथड तो तब चलता है जब उसे कोई क्या करता है? कॉल करता है। फिर इसके बाद लाइन नंबर 24 खाली है। फिर क्या है? लाइन नंबर 25। ये तो पता है ना, लाइन नंबर 5 पे आएगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर तो पूरा है ना। इतना सब कुछ किसके अंदर डाल दिया? के। हाँ ऑब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं डाल दिया, ये ऑब्जेक्ट है, इसको के अंदर डाल दिया। अब के अंदर आ गया। लाइन नंबर कहाँ आएगा? 24। फिर चलेगा क्या? 25। एक वेरिएबल और कौन सा, कौन बनेगा? ओबी। और इसके अंदर भी क्या है? ऑब्जेक्ट। कितने? 3। सॉरी, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कितनी प्रॉपर्टी है? 3। ये ऑब्जेक्ट किसके पास आ जाएगा? ओबी के पास। फिर लाइन नंबर क्या चलेगी? 31। अब 31 चलेगी तो जो के पास ऑब्जेक्ट है उसका कौन सा मेथड चलेगा? डू कोडिंग। जब डू कोडिंग चलेगा तो यहाँ से पैरामीटर में क्या भेजा जा रहा है? ओबी। तो यहाँ कोड लाइंस में क्या आएगा? ओबी। ये पैरामीटर वाला याद है कि नहीं तुम लोगों को? जैसे हम लोग पहले याद करो, फंक्शन बनाते थे, 2 पैरामीटर भेजते थे, 2 वैल्यू वहां से भेजते थे कि नहीं भेजते थे? और ये सीखे थे ना, पहली वैल्यू पहले पे जाती है, दूसरी वैल्यू दूसरे पे जाती है। तो ध्यान से देखो ना, अभी ओबी के पास क्या है? ऑब्जेक्ट। तो कोड लाइंस के पास क्या आएगा? क्या आएगा? और जो कोड लाइंस के पास क्या आएगा? ओबी। ओबी के पास क्या है? ऑब्जेक्ट। फिर ध्यान से समझो, ओबी के पास क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। ये ऑब्जेक्ट किसके पास है? ओबी के पास। तुमको सिखा, अरे यार एक बार फिर से जरा रिवाइज करो, देखो देखो तुरंत। कोई भूल गए तुम लोग? जल्दी 1 मिनट। ए बी, ये देखो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है ऐड। ये ऐड फंक्शन है, ये क्या मांग रहा है? 2 पैरामीटर, और जो कॉल कर रहा है वो 2 पैरामीटर भेज रहा है। अंदर हो सकता है वो चाहे जो कर रहा हो, मान लो कर रहा हो लेट सी बराबर क्या? a प्लस बी। देखो ध्यान से,
लेट सी बराबर a प्लस बी। यार यही तो है ना पैरामीटर, इसमें क्या होता है पहली वैल्यू भाई यहाँ a पे क्या आता है 35 भेजने वाले ने क्या भेजा 35 से पास आएगा a के पास आएगा b के पास। अच्छा अगर हम यही लिख दें ये अब बताओ a के पास क्या आएगा इंडिया है ना, इसमें क्यों कौन सी बहुत सोचने की बात है। अगर हम यहां से ट्रू भेज दें तो क्या आएगा तो a के पास क्या आएगा ट्रू आएगा, b के पास क्या आएगा 56 आएगा। और अगर यहां लिख दें हम क्या OB, अब a के पास क्या आएगा OB के पास है वही आएगा ना, OB के पास क्या है ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट किसके पास आएगा a। जानते हो a अगर चाहे अब तो ऐसे लिख सकता है a डॉट क्या नाम है उसका, वहां पे क्या था उसका उसमें क्या ओबी में क्या क्या था, अच्छा लैंग्वेज a, हाँ चाहे तो हम यहाँ लिख दें या लिख दें ऐसे लेट l बराबर a डॉट क्या बोलो समझ में आ रही बात कुछ। देखो यार वही है ना, जैसे जगह जगह वैल्यू आज तक भेजते आए हो वैसे ही जगह जगह कौन पहुंच सकता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अंदर अपने बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी वैल्यू मेथड समेट के रख सकता है, उनके अंदर मेथड्स हो सकते हैं, उनके अंदर भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब ये चीज तुमको समझनी है। और वो जैसे यार अभी तक वैल्यू भेजते थे ना कहीं पैरामीटर में, वैसे ही ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो। अच्छा एक चीज एक मिनट, अगर हम यहाँ लिखें 600, अब बताओ ये कोड चलेगा कोड चलेगा जरा ध्यान से देखो, जब लाइन नंबर 36 चलेगी कौन सा फंक्शन कॉल होगा ऐड, पैरामीटर में क्या मिला है 656, ए पे क्या जाएगा 600, ई पे क्या जाएगा 56। अब तुम लिखना ए डॉट लैंग्वेज 56 की कौन लैंग्वेज है, एरर देगा यार। ये कोड तो तब चल पाता जब ए के पास क्या आता ऑब्जेक्ट आता, जबकि अब ए के पास क्या आएगा 600 आएगा। 600 के साथ ये लैंग्वेज थोड़ी ना होगा। लेकिन हाँ अगर यहां ये लिख दो अब तुम्हारा कोड चल जाएगा ना भैया। पकड़ो जरा ध्यान से इस बात को, जैसे वैल्यूज हैं वैसे ही क्या है तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स हैं, पैरामीटर की तरह भेजे जा सकते हैं, रिटर्न की तरह बाहर निकाले जा सकते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात, अच्छा बताओ पहले रिटर्न लेते थे ना फंक्शन बना के तुम लोग, एकदम तुम लोग की अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम है तुम सबकी कि तुम लोग पहले एक फंक्शन बनाते थे, फंक्शन से रिटर्न लेते थे, फंक्शन में रहती थी 10 वैल्यू, लेके रिटर्न कितनी वैल्यू ले पाते थे एक है ना। बोलो एक फंक्शन में कोड लिखते 10-20 लाइन का। तुम लोग अपनी पुरानी प्रॉब्लम याद करो, जब वो शॉपिंग वॉपिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो अंतिम में उत्तर आता था कि नहीं आता था, और उत्तर वो क्या करते थे रिटर्न लेते थे। और लेकिन तुम्हारे सामने उसमें एक मजबूरी थी, बस एक ही चीज रिटर्न ले सकते हो, दो चीज रिटर्न नहीं ले सकते। बोलो जरा ध्यान से याद करो। मान लो ये एक फंक्शन है, अगर हम यहां लिखें ऐसा कर सकते हैं क्या, जैसे मान लो यहां ये है लेट टी बताओ, अब बताओ हम क्या तीनों को रिटर्न ले सकते हैं, बताओ तीनों में से किसको रिटर्न ले सकते हैं। तुम कहोगे सर जी तीनों में से किसी को भी ले सकते हो, लेकिन बस एक को ले सकते हो। अगर आपका मन के को लेने का है तो के को आप रिटर्न ले सकते हो, लेकिन के को लोगे तो पी को नहीं ले पाओ। मतलब और के पी को क्या चक्कर पड़ रहे हो। हम कह रहे हैं बताओ यहाँ तीन चीज है, जैसे यहाँ लिखो, यहां क्या आएगा लाइन नंबर 38 में ए डॉट लैंग्वेज में क्या आएगा JS आएगा, इसमें ये 200 है और ये क्या है 333 है। मेरे पास कितनी वैल्यूज इस मेथड में कितनी वैल्यूज पैदा होंगी 3, एक JS
एक 200 और एक 333। क्या अभी मान लो इसमें से हम रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन किसको रिटर्न ले सकते हैं? तुम लोग को पढ़ाया गया है, कभी ऐसे रिटर्न ले पाए थे तुम लोग? ऐसे थोड़े नहीं कर सकते हो, के डॉट ऐसे रिटर्न नहीं ले सकते, रूल नंबर 1। और कैसे रिटर्न नहीं ले सकते? देखो इस तरह से रिटर्न तुम नहीं ले सकते, ऐसे रिटर्न ले सकते हो क्या? इस तरह से भी रिटर्न नहीं ले सकते, वो चलेगा नहीं। ये थोड़ा सा डाउन हो गया, नहीं हो गया, वो कहने को रिटर्न का होता है कि वैल्यू लेके अब वापिस चला जाएगा, क्या करने देने, तो ये कोड तो चलेगा ही नहीं ना। तो हम लोग यही जानते थे आज तक कि हम लोग एक फंक्शन के अंदर, एक मेथड के अंदर, पहले मेरे पास क्या है 100 वैल्यू है, लेकिन हम रिटर्न कितनी ले सकते हैं? सिर्फ 1। लेकिन आज तुम एक चीज जान चुके हो, क्या? ऑब्जेक्ट। तुम चाहो तो ढेर सारी वैल्यूज को रख सकते हो, कहाँ? ऑब्जेक्ट के अंदर, और ऑब्जेक्ट को रिटर्न ले लो, तो तुम ढेर सारी चीजें पा जाओगे इकट्ठे, कि नहीं पा जाओगे? मतलब इसलिए समझो ऑब्जेक्ट ऐसी चीज, मतलब इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग देखो एक चीज हमेशा करते हैं, लैंग्वेज में भी यही कंसेप्ट है, किसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि जहां सब कुछ क्या है यार, ऑब्जेक्ट में सब कुछ मिल जाता है, प्रॉपर्टी भी, वैल्यू भी, और क्या, मेथड्स भी। और ऑब्जेक्ट पैरामीटर की तरह भेजे जा सकते हैं, रिटर्न की तरह। जैसे वैल्यूज होती हैं वैसे ही ऑब्जेक्ट भी काम करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर ढेर सारी वैल्यूज होंगी, ढेर सारे मेथड भी संभव हैं। क्लियर है ये? तो चलो ये तो हो गया तुम्हारा किसके बारे में? ऑब्जेक्ट्स के बारे में। हम यही बता रहे हैं क्योंकि अगली क्लास से दिखना शुरू होगा ये, ठीक है? अब एक चीज और देखो पहले। अच्छा, ये तो तुम लोग अभी तक क्या देख रहे थे? JS देख रहे थे, जावास्क्रिप्ट। क्यों देख रहे थे? पहले यहाँ से आते हैं, और सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? अगर किसी कंपनी में जाओगे तो तुम्हारा क्या काम होगा? सॉफ्टवेयर टेस्ट। ये तुम्हारा कंपनी में क्या होगा? रोल होगा। मेन रोल यही है, क्या करना है? सॉफ्टवेयर है जो डेवलप हो रहा है, उसे तुम्हें क्या करना है? टेस्ट करना है, ठीक है? तुमको अब ये तो कहानी पुरानी पता ही है कि भाई कंपनी होगी तो उसमें क्या होंगे? बिजनेस एनालिस्ट होंगे, है ना? बिजनेस एनालिस्ट होंगे, और क्या होंगे? डेवलपर होंगे, टेस्टर्स होंगे, डिजाइनर्स होंगे, है ना? डेवलपर्स क्या करेंगे? डेवलपर्स मान के चलो क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। और टेस्टर्स क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। ये तो जानते ही हो। अब लेकिन टेस्ट करने में एक बात तुम लोग को समझाई गई है, उस समय बताया गया है, ये बताया गया था कि नहीं यार? बताया गया होगा 100%, पुरानी वीडियोस में होगा। एक टेस्टिंग है जिसका नाम क्या है? रिग्रेशन टेस्टिंग। ये टेस्टिंग क्या है पहले ये समझो। जैसे मान लो एक सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के देखो, जैसे फ्लिपकार्ट एक दिन में तो नहीं बन गया ना। फ्लिपकार्ट एक दिन में तो नहीं बन गया ना। फ्लिपकार्ट बनने में 1 साल 2 साल लगा होगा, और अभी तक काम चल ही रहा है, 10 साल से चल रहा है ना। तो कैसे बनते हैं सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर ऐसे बनते हैं कि पहले जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है वो अपनी रिक्वायरमेंट देगा, वो बताएगा कि उसे चाहिए क्या। ये कौन सुनेगा? वो सुनेगा कौन? BA, बिजनेस एनालिस्ट। और इसके बाद वो उन रिक्वायरमेंट्स को क्या करेगा? वो क्या करेगा? राइट करेगा। रिक्वायरमेंट्स क्या करेगा? राइट करेगा। जहां राइट करेगा उसे क्या बोलते हैं? एक डॉक्यूमेंट है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। उसके अंदर लिखेगा कि कस्टमर को क्या क्या सॉफ्टवेयर में चाहिए। अब डेवलपर क्या करेगा? जैसा वो बताया रहेगा BA, वैसा क्या करेगा? वो डेवलप करेगा। और उसी समय पे जो टेस्टर होगा वो क्या लिखेगा? याद है ना ये बात? ये तो बताया टेस्ट केस कुछ नहीं होता, बस ये लिखेगा अंग्रेजी में कि कैसे टेस्ट करना है। जैसे मान लो रिक्वायरमेंट में लिखा है कि क्या करना है? लॉगिन बनाना है,
ठीक है, जहाँ पे सही यूजर नेम सही पासवर्ड से लॉगिन हो, गलत यूजर नेम और गलत पासवर्ड से लॉगिन ना, इतना रिक्वायरमेंट में लिखा होगा। वो पढ़ के डेवलपर क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, और टेस्टर क्या लिखेगा, टेस्ट केस मतलब लिखेगा, क्या लिखेगा, ये सब लिखेगा कि कैसे टेस्ट करना है। जैसे क्या लिखेगा, कैसे लिखेगा, वो सोचेगा टेस्ट करने के लिए कि एक बार सही यूजर नेम सही पासवर्ड पे टेस्ट करेंगे, एक बार सही यूजर नेम डालेंगे, गलत पासवर्ड डाल के देखेंगे, तब लॉगिन नहीं होना चाहिए। एक बार गलत यूजर नेम डालेंगे, सही पासवर्ड डालेंगे, एक बार गलत यूजर नेम डालेंगे, गलत पासवर्ड डालेंगे, एक बार ब्लैंक यूजर नेम डालेंगे और क्या डालेंगे, ब्लैंक पासवर्ड डालेंगे, एक बार स्पेस डाल के देखेंगे, है ना। एक बार ऐसा करेंगे कि जैसे होम पेज जब लॉगिन कर लेते हैं तो होम पेज अंदर होता है ना, होम पेज का यूआरएल कॉपी कर लेंगे और बिना लॉगिन किए ही सीधे यूआरएल वो यूआरएल रख के कोशिश करेंगे कि ओपन हो रहा है कि नहीं। तो मतलब हम दसियों तरीके से उसे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे ना। तो यही हम लोग लिखते हैं कि कैसे कैसे टेस्ट, जो हम लोग जो बोले ना यही है, ऐसे ऐसे टेस्ट करने का प्लान है। तो ये सारी चीज वो क्या करेगा, टेस्टर जो होगा क्या करेगा, लिखेगा। इसे क्या कहते हैं, टेस्ट केस, ठीक है। और ये काम कौन करता है, मैनुअल टेस्टर करता है। कौन करता है, मैनुअल टेस्टर। एक मतलब तुम ऐसे समझो, एक एक सॉफ्टवेयर में जैसे 10 चीज़ बनी, तो 10 चीज़ बन रही है, तो उसके लिए पता चला टेस्ट केस लिखने गए तो पता चला 150 टेस्ट केस क्या किए, उसके लिए लिख दी। तो जब चीज़ बन के आएगी तब वही 150 चीज़ पढ़ के क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि चीज़ सही चल रही है या नहीं। ये है। अच्छा, फिर इसके बाद इतना काम हो गया कितने दिन में, मान लो 10 रिक्वायरमेंट बन के आ गई, कितने दिन में, 3 हफ्ते में 10 रिक्वायरमेंट बन गई, डेवलपर ने बना दी, टेस्टर ने टेस्ट करके कस्टमर को दे दी। अब ऐसा थोड़ी काम खत्म, अब फिर नया काम दे दिया जाएगा कि लो 8 चीज और बनाओ। फिर डेवलपर लोग किसमें जुट जाएंगे, डेवलपमेंट करने में। टेस्टर लोग किसमें जुट जाएंगे, टेस्ट केस लिखने में। फिर जब लोग डेवलप करके देंगे तो फिर टेस्टर टेस्ट केस पढ़ के चला के देखेगा कि चीज़ सही बनी है या नहीं। यही तो काम है टेस्टर का ना। अब लेकिन देखो ध्यान से, पहले जब 10 चीज़ बनी थी उसके लिए 150 टेस्ट केस लिखा, बाद में 8 चीज़ बनी तो उसके लिए मान लो 120 टेस्ट केस लिखा। तो जब दूसरी बार टेस्टिंग करेगा तो कितनी चीज़ टेस्ट करेगा, 120 चीज़। देखो पहले 3 हफ्ते में क्या कितनी चीज़ बनाई, पहले 3 हफ्ते में 10 चीज़ बनाई, जिसके लिए कितने टेस्ट केस लिखे उसने, यहाँ लिख देते हैं यार। डेवलप कितनी चीज़ की, 10, टेस्ट केस कितने बनाए, 150। ये काम कब हुआ, 3 हफ्ते में। ये हुआ मान लो 3 वीक्स में। फिर अगले 3 वीक्स में क्या किया, 8 चीज़ बनाई, उसके लिए पता चला 130 क्या लिखे, टेस्ट केस लिखे। तो अब बताओ जब ये टेस्टिंग अच्छा टेस्ट केस में क्या होता है, बस ये लिखा रहता है ना कि टेस्टिंग कैसे करनी है। तो टेस्टिंग करने में वो कौन से टेस्ट केस चला के देखेगा, 130 या 150? क्यों, क्योंकि 150 क्या है, टेस्ट कर चुका है पहले ही। लेकिन अब यही तुम लोग गलती कर रहे हो। टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब तुम्हें सॉफ्टवेयर टेस्ट करने को मिलता है तो जो नया है वो तो तुम टेस्ट करते ही करते हो, जो पुराना है उसको भी फिर से टेस्ट करते हो। क्योंकि हो सकता है डेवलपर ने कुछ नया बनाने के चक्कर में जो कुछ छेड़छाड़ की है, इसकी वजह से पुरानी चलती हुई चीज क्या हो जाए, बंद हो जाए। आ रही बात समझ में कुछ? तो इसीलिए टेस्टिंग 130, देखो पहले 3 हफ्ते में तो 150 की टेस्टिंग करेगा और अगले 3 हफ्ते में 280। अब फिर मान लो अगले 3 हफ्ते की में 100 और लिखा, तो अब टेस्टिंग कितने में करेगा, 100 ना, हाँ कितना हो जाएगा, 380। सोचो अगर एक सॉफ्टवेयर में हम 2 साल से काम कर रहे हैं, कितने साल से, 2 साल से, और नई रिक्वायरमेंट बन के आई, उसके लिए हमने 150 टेस्ट केस लिखे, तो हम लोग उसे क्या करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे ना। लेकिन 2 साल में हम लोग 2000 टेस्ट केस पहले से लिख के क्या बैठे हैं, वो भी टेस्ट करना पड़ता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही कुछ? मतलब टेस्टिंग समझो, आज भी फेसबुक में एक छोटा सा चेंज आता होगा, पता चला फेसबुक में थोड़ा सा कुछ चेंज आया, टेस्टर लोग फिर से पूरा फेसबुक क्या करते होंगे, टेस्ट करते होंगे। क्योंकि हो सकता है कुछ नया जोड़ने घटाने या बदलने की वजह से पुराना जो चल रहा था वो काम करना क्या कर दे, बंद कर दे। तो तुम्हें टेस्टिंग में बार बार वही चीज दोहरानी पड़ती है। ऐसा मत सोचना
कि वो तो टेस्ट कर चुके हैं, 1 साल पहले वो तो चल रहा था। हम कह रहे हैं डेवलपर अगर एक कॉमा भी अपने कोड में डाल रहा है, उसके बाद भी हो सकता है, उसके बाद भी तुमको टेस्ट करना चाहिए क्या, फिर से पूरा। और ये थोड़ा मुश्किल काम है ना, फिर से पूरा टेस्ट करना, लेकिन करना पड़ता है। इसीलिए तो बार बार इस काम को क्या करना पड़ता है, दोहराना पड़ता है। इसीलिए तो इस टेस्टिंग को नाम क्या दिया गया, रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन का मतलब होता है दोहराव। क्या होता है, दोहराव। इसीलिए कहा जाता है रिग्रेशन टेस्टिंग, मतलब वही चीज बार बार। यार सोचो, मतलब अगर कोई कहीं भी काम कर रहा होगा, जैसे हम ही लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो पता चला नई चीज कोई बन के आई, ध्यान समझना, नई कोई चीज बन के आई, वो तो नया तो टेस्ट करते ही करते हैं। पिछले 4 साल में जितना बन के रखा है वो भी पूरा टेस्ट करते हैं। मुश्किल, हाँ, अरे एकदम रहती है 3 हफ्ता तो 3 हफ्ता। जैसे हम 3 हफ्ता बोल रहे हैं ना, अगर एक बार कंपनी में तुम्हारे प्रोजेक्ट में डिसाइड हो गया कि 3 हफ्ते में चीज बना के, हर 3 हफ्ते में बना के देना है, तो तुमको हर 3 हफ्ते में ये सारा काम करना है। अच्छा, शुरू में तो मजा है ना, जब प्रोजेक्ट नया नया शुरू होगा तब उस टाइम पे क्या है, तब तुम्हें मजा आया, क्यों, क्योंकि उतना ही टेस्ट करना है जितना आया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे टेस्ट केस बढ़ते जाएंगे ना, और वैसे वैसे तुम्हारा काम भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन समय नहीं बढ़ने वाला, समय उतना ही रहेगा। कितना, 3 हफ्ता तो 3 हफ्ता। तो शुरू में तो बढ़िया है, लेकिन 1.5 साल 2 साल बाद तो जितना नया काम नहीं है उससे बहुत ज्यादा क्या पड़ा है, पुराना वाला। लेकिन दिक्कत यही है, नया तो टेस्ट करना ही करना है, पुराना भी पूरा फिर से टेस्ट करना है। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रिग्रेशन टेस्टिंग। ये फिर से पूरा टेस्ट कर, तो मुश्किल काम है ना। अच्छा, हम लोग क्या अभी बोल रहे हैं, 3-3 हफ्ते का मान के चले हैं। मान लो एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट बन रहा है, और 3-3 हफ्ते का हम लोगों ने क्या किया है, क्लाइंट को वादा किया है कि हर 3 हफ्ते में तुमको बना के देंगे। चलो इसके लिए एक वर्ड यूज कर देते हैं, क्या, साइकिल। साइकिल कितने दिन की है, 3 वीक्स। ठीक, 3 वीक्स की क्या है, साइकिल है। और उसमें हम लोग चीजें धीरे धीरे करके बना के कस्टमर को क्या करना है, दे रहे हैं। ठीक है, अब ये बताओ, तो हर 3 हफ्ते में हम लोग कुछ बना के देंगे। लेकिन तो अच्छा, मान लो प्रोजेक्ट आज से शुरू हुआ, आज जो टेस्ट केस हम लिखे, आज टेस्ट केस लिखे, इस बार तो हम उसको टेस्ट करेंगे ही करेंगे। अगली बार, अगली साइकिल में टेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर से करेंगे ना। उसके अगली बार, मतलब जितना है फिर से पूरा टेस्ट करते हैं। तो जो आज टेस्ट कर रहे हो वही आज तो करोगे ही करोगे, अगली साइकिल में भी करोगे, उसकी अगली साइकिल में भी करोगे, उसकी अगली साइकिल में भी करोगे। तो जरा सोच के बताओ कितनी चीजें हो जाएंगी। मतलब अब ये सोचो, एक टेस्ट केस के ऊपर कितना खर्चा आया, ये चलो कैलकुलेट करते हैं। एक हमने क्या लिखा, टेस्ट केस को पहले क्या लिखा, राइट किया, उसमें कितना टाइम लगा, मान लो उसमें लग गया 20 मिनट। कितना लग गया, या मान लो लिख दिया, कितना लग गया, 30 मिनट, आधा घंटा। एक बार लिखा, लेकिन बार बार लिखेंगे थोड़ी ना। जो आज लिख दिए एक बार, अब जब जब टेस्टिंग करनी रहेगी तो उसमें तो लिखा है कैसे टेस्ट करना है, वही पढ़ पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट केस तो पढ़ेंगे एक बार, लेकिन टेस्ट केस को चलाएंगे कितनी बार, बार बार। जब जब हमसे कहा जाएगा रिग्रेशन टेस्टिंग करो, मतलब फिर से पूरा टेस्ट करो, तब तक हम सब उस हर टेस्ट केस को क्या करेंगे, चलाएंगे। तो जो आज लिखे हैं उसका तो नंबर आएगा। तो मान लो एक टेस्ट केस राइट करने में कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट। रन करना मतलब वही चला के देखना, रन करना, इसमें लग रहा है मान लो कितना मिनट, 10 मिनट। तो बताओ एक टेस्ट केस में के ऊपर कितना समय खर्चा हुआ, 40-30 मिनट लिखने में, 10 मिनट टेस्ट करने में। लेकिन ये 10 मिनट वाला काम तो हर बार रहेगा ना। हम बात कर रहे हैं 5 साल में कितना टाइम लगा इस टेस्ट केस के ऊपर। एक टेस्ट केस के ऊपर 5 साल में कितना समय खर्च हुआ, ये बताओ। देखो, लिखने में 30 मिनट था, लेकिन चला के देखने में कितना टाइम लग रहा था, 10 मिनट। लेकिन ये काम तुम्हें कब करना था,
बार बार करना था ना, ये काम कब करना था तुम्हें, बार बार करना था। बार बार कब करना था, हर 3 हफ्ते में एक बार करना था कि नहीं करना था। तो 5 साल में ऐसे कितने 3 हफ्ते आएंगे, 3 हफ्ते के हिसाब से करोगे तो एक साल में कितनी साइकिल होंगी मालूम है, लगभग 16। लगभग कितनी साइकिल होंगी, 16 या 16। और 5 साल में कितनी साइकिल हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी बोलो, कितनी हो जाएंगी, 80। कितनी साइकिल हो जाएंगी, 80 साइकिल। तो उसको चलाने में कितना समय खर्च होगा, 80, एक को 10 मिनट तो 80 को कितना 800 मिनट। घंटे में बात करें तो 13 घंटे खर्च होंगे 5 साल में एक टेस्ट केस के ऊपर। एक टेस्ट केस के ऊपर 5 साल में कितना समय खर्च होगा, 13 घंटा। ठीक, अब अच्छा 13 घंटा और 30 मिनट किसमें लग रहा है, लिखने में भी ना। तो चलो ऑन एवरेज मान लिए कितना घंटा, 14 घंटा मान लो, कितना मान लिए 14 घंटा लगा एक टेस्ट केस के ऊपर 5 साल में। एक टेस्ट, देखिए ऐसे मेरे पास कितने टेस्ट केस होंगे, बहुत सारे, हम एक की बात कर रहे हैं, तो 14 घंटा लगा। अब जो टेस्टर टेस्टिंग कर रहा है, अगर उसकी बिलिंग का रेट मान लो है क्या $20 पर आवर, कितना $20 पर आवर, तो क्या हो जाएगा 14 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा 280। लगभग रुपए में कन्वर्ट करोगे लगभग आएगा 25,000। तो 25,000 रुपए खर्चा हुआ किसके ऊपर, एक टेस्ट केस के ऊपर। कितने दिन में, 5 साल। ये काम कौन करेगा, ये जो अप्रोच बताई जा रही है ये मैनुअल टेस्टिंग है, और कौन करेगा, मैनुअल टेस्टिंग। अब यही पिक्चर में आता है क्या, ऑटोमेशन। अब एक टेस्टर होते हैं जिनको कहा जाता है क्या, ऑटोमेशन टेस्टर्स। वो क्या करते हैं, वो टेस्ट केस जो अंग्रेजी में लिख रहे थे, ये टेस्ट केस को कोड कर देते हैं। मतलब टेस्टिंग कैसे करना है इसकी क्या लिख देते हैं, कोड लिख देते हैं, वो कोडिंग कर देते हैं। लेकिन वो जब कोडिंग करते हैं टेस्ट केस के लिए तो उनको 30 मिनट नहीं लगता, उनको लगता है मान के चलो 3 घंटा, कितना 3 आवर। ठीक, लेकिन एक बार ये कोड करके रख देंगे तो जब तुमको टेस्ट करना है तो तुम्हें खुद से टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उनका भी कोड ऐसे इसी में रहेगा, किसमें, VS कोड में आएंगे और रन बटन पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे और उनका कोड चलेगा और तुरंत क्या कर देगा, टेस्ट कर देगा। किसी आदमी की जरूरत वहां नहीं है। तो बताओ इसमें कितना घंटा खर्च हुआ, 3 घंटा। और मान लो चलाने में कितना टाइम लग रहा है, वो ये बहुत तेज भी चलेगा। वो काम 10 मिनट में कर रहा था, ये काम कितनी देर में कर देगा, 2 मिनट में कर देगा। वो 30 मिनट ले रहा था, 10 मिनट ले रहा था, ये कितना काम टाइम लेगा, ये काम 2 ही मिनट में कर देगा। लेकिन और अच्छी बात इसकी, ये 2 मिनट ऐसा नहीं है कि आदमी करेगा, वो भी कौन करेगा, मतलब तुम्हारा कोड अपने आप चलेगा, चल के टेस्ट करके और जो रिपोर्ट है वो दे देगा। तो सोचो इसमें कितना खर्चा आया, शुरू में तो 3 घंटे लगा, और मान लो हर बार और थोड़ा इधर उधर का खर्चा मान लो, 3 घंटा और मान लो, तो टोटल कितना हुआ, 6 घंटा। यहाँ कितना लग रहा था, 14 घंटा। डबल का फर्क है कि नहीं है, डबल का फर्क है कि नहीं है। तो बस यही हम लोग क्लाइंट को दिखाते हैं कि अभी तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, और जब ऑटोमेशन आएगा तो क्या होगा, हम उनको समझाएंगे। अब यहाँ तो एक टेस्ट केस की बात हो रही है, सोचो एक टेस्ट केस के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, 25,000। अगर मेरे पास ऐसे 1,000 टेस्ट केस है तो कितना हो गया, 25,000 गुणे 1,000 करो, 25,000 कितना हो जाएगा, 2.5 लाख, 25 लाख 2.5 करोड़। ये कैसे, ये खर्चा कब आएगा, जब 5 साल तक काम किससे किया जाएगा, मैनुअल से। और शायद यही काम जब ऑटोमेशन से किया जाएगा तो यही काम 1 करोड़ 1.25 करोड़ में हो जाएगा। तो वही कंपनी का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसीलिए ऑटोमेशन किया जाता है। इसीलिए तुम ये जावा स्क्रिप्ट, VS कोड सब देख रहे थे, क्योंकि ऑटोमेशन होगी कोडिंग से किसी लैंग्वेज में, और हम लोग लैंग्वेज यूज करने वाले हैं कौन सी, जावा स्क्रिप्ट।
ठीक है, बोलो क्लियर है ये? तो यही है ऑटोमेशन कि जो टेस्टिंग आदमी करता, आदमी करेगा भैया, हर बार समय लेगा 10 मिनट, हम उसी को क्या कर देंगे, कोड लिख देंगे उसके, मेरा कोड वो टेस्टिंग कर दिया करेगा। और बेनिफिट क्या है मेरे कोड के, उससे फास्ट करेगा। आदमी जब टेस्टिंग करता है तो आदमी का मूड अच्छा भी होता है और क्या होता है, खराब भी होता है। आदमी कामचोर भी होता है, आदमी के और भी इमोशंस होते हैं। मेरे कोड के पास ऐसा कोई इमोशन नहीं है, उसका काम है। और ये आदमी टेस्टिंग करेगा तो कहेगा भैया हम सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में करेंगे, उस टाइम करेंगे। 24 घंटे तो नहीं करेगा ना, लेकिन मेरा लिखा गया कोड कहने पे 24 घंटे भी काम कर सकता है। इसको दिन रात, इसको सैलरी कुछ नहीं चाहिए, बस इसे बिजली चाहिए और क्या चाहिए, कंप्यूटर, और बस एक आदमी जो इसको लिख दे, है ना। यही क्या है, ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक है, हम लोग टेस्टिंग जो करनी है उसी को क्या करेंगे, ऑटोमेट। अब इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कोई ना कोई टूल। तो कई टूल हैं, एक टूल प्लेराइट है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्लेराइट, ठीक है।